स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ेंगे अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। सो लास्ट चैप्टर में अगर आपने देखा होगा जरूर देख लेना इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। सो जैसे कि आपको पता है एसजीसी 1 by 1 लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, तो जरूर जो इसके पिछले वाले लेक्चर्स है वो जरूर उस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, तो आपको आगे के लेक्चर्स अच्छी तरह से समझ में आएंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो 14 प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फुएल थे। ईच एंड एवरी प्रिंसिपल में हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया था, और अगर उसमें आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर पूछ लेना। नाउ इन दिस लेक्चर विल फोकस ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो आप देख सकते हो कि वो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो ज्वाइन हुए थे एज अ मैकेनिस्ट, और जब वो रिटायर होने की पोजीशन पे आए तो वो चीफ इंजीनियर की पोजीशन पे थे, और वो एक अमेरिकन थे जो 1856 में बॉर्न हुए थे और 1915 में उनका डेथ हुआ था। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए दी गई है ये बताते हुए कि उन्होंने अपने लाइफ में मतलब कि वो एक जस्ट अ मैकेनिस्ट ज्वाइन हुए और इतने बड़े कंट्रीब्यूशन किया कि वो एक चीफ इंजीनियर बने। तो इतना उनका कंट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बदौलत बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, जहां पे उन्होंने मैनेजमेंट की फील्ड में उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को लाया, जिस साइंटिफिक मैनेजमेंट को आज मैनेजर्स यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं और बहुत सारे बिजनेसेस की एक्टिविटी एफिशिएंटली कर पा रहे हैं। तो उनके जो कंट्रीब्यूशन था उसके वजह से उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया। सेम है जैसे हेनरी फुएल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट का खिताब दिया गया, वैसे ही एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का ऑनर दिया गया, so because of their contribution. So Taylor management theory is based on scientific experiment. This theory involve the application of scientific approach. मेन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हेनरी फुएल एंड जो हमको एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो हमको दिया है प्रिंसिपल्स दिए हैं, इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं और इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझने में उनको थोड़ी दिक्कत आती है। तो समझना, हेनरी फुएल के जो प्रिंसिपल थे अगर आप इन ऑल देखोगे तो वो बेसिकली मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट वर्किंग की बात कर रहे हैं। मतलब बेसिकली रिलेशनशिप, एफिशिएंट वर्किंग, बहुत ऐसे जनरल चीजों के बारे में ज्यादा हेनरी फुएल ने फोकस किया है। बट जब आप एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ोगे तो उधर आपको एक बहुत यूनिक चीज पता चलेगी, दैट इज जो एफ.डब्ल्यू. टेलर का अप्रोच था वो साइंटिफिक अप्रोच था। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक अप्रोच एंड नॉन साइंटिफिक अप्रोच? तो देखो, साइंटिफिक अप्रोच हम तब बोलते हैं जब हम किसी चीज को सोच समझ के करते हैं। मतलब कि कुछ चीज हमको कुछ एक्टिविटी सौंपी गई, तो उस चीजों को बिना सोचे करने के बजाय उस चीज को अगर हम बारीकी से समझे, बारीकी से ये समझे कि हमको कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, कौन सी एक्टिविटी बाद में करनी है, हर एक एक्टिविटी को टाइम कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, ये सारी चीजें अगर हम ऑन पेपर करके देन काम को एग्जीक्यूट करें, तब हम उसको बोलते हैं साइंटिफिक अप्रोच। जैसे साइंस की एक्सपेरिमेंट कैसे की जाती है, साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, वैसे ही वो बोल रहे हैं कि हमने भी एक साइंटिफिक अप्रोच, एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट लाना चाहिए। ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हमने लास्ट ईयर किया था उसी मेथड से हम इस साल भी काम करने लग जाए, या हम देखते हैं तुक्का मार के देखते हैं, चला तो चला, नहीं चला तो देखेंगे। ऐसे अप्रोच से हमको बचना है, मतलब ही हमको साइंटिफिक अप्रोच करना है। इसी ऑपोजिट फ्रेमवर्क में आओगे तो वो साइंटिफिक अप्रोच है कि ये ना करके अगर हमको क्या करना चाहिए तो हमको साइंटिफिक अप्रोच करना चाहिए। तो देखो इन्होंने क्या बोला हुआ, जब भी हम कोई चीज करें तो हमको साइंटिफिक अप्रोच से डिसीजन मेकिंग करना चाहिए एंड उसको सॉल्व करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द टेलर, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व इन अ साइंटिफिक टेक्निक रादर देन रूल ऑफ थंब एंड ट्रायल एंड एरर अप्रोच। मैंने अभी आपको बोला कि जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है वो बहुत बार हमें मना करते हैं क्या, ट्रायल एंड एरर अप्रोच या रूल ऑफ थंब अप्लाई करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहला ही प्रिंसिपल साइंस है, नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब बेसिकली मैं आऊंगी उस पॉइंट पे, बट स्टिल मैं शॉर्ट में समझा देती हूं कि वो बोलना चाहते हैं कि आप इधर उधर के काम करने के बजाय अगर आप चीजों को साइंटिफिकली
सोचोगे, साइंटिफिकली डिसीजन बनाओगे, तो शायद वो डिसीजन ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो ये मेन कहना था उनका। सो देख लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मेन टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन अ बेस्ट एंड अ चीपेस्ट मैनर। मतलब सिंपल एंड एकदम क्लियर डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसको मैं हर वक्त बोलती हूँ क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन है ये, कि उन्होंने बोला है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या, तो आप क्या चाहते हो कि आपके जो मैन पावर है वो करे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एग्जैक्टली, और ये देखना कि वो अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं इन अ चीपेस्ट मैनर, या जिस मैनर में आप चाहते थे। इसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। आप क्या चाह रहे हो और ऐसा हो रहा है कि नहीं, उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं ना। और प्रिंसिपल को देखते, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स है, अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो करना चाहते हो तो कुछ उसूल हैं जिसको फॉलो करके आप साइंटिफिक मैनेजमेंट कर सकते हो। सबसे पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें क्या बोला हुआ है कि मतलब जब हम काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे तौर तरीके होते हैं उस काम करने को। एक बहुत बड़ा तौर तरीका है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब कि जो जैसे कि पार्शियल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट के थ्रू, या जैसे कि ट्रायल एंड एरर मेथड, या जैसे कि अपने इंट्यूशंस के बेस पे, जैसे कि हमने या कभी कभी अपने टीचर को बोलते हैं, टीचर बोलते हैं तुमने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया मैथ का, तुमने ये गलत किया है, तो तुम बोलते हो मैम मुझे लगा कि ऐसे करना चाहिए। तुम्हें क्यों लगा? तो क्यों लगा क्या, अगर आंसर आप दे पा रहे हो, क्यों लगा अगर आप आंसर दे पा रहे हो, मतलब आपने साइंटिफिकली उसको सोच के सॉल्व किया है, मतलब लॉजिकली सोच के आपने सॉल्व किया है। बट अगर ये क्यों किया आपने, उसका आंसर आपने नहीं दिया, या आपने ऐसे लगा बोला सिर्फ कि मुझे लगा ये करना चाहिए था, अपना पर्सनल जजमेंट सिर्फ बताया, तो ये साइंटिफिक डिसीजन नहीं है, साइंटिफिक मेथड नहीं, ये रूल ऑफ थंब है। जो कि बिजनेस में मुझे लगा, मुझे लग रहा था, मैंने पिछले साल ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, या मैंने करके देखा कि होता है कि नहीं, अगर आप ऐसे आंसर दे रहे हो तो ये रूल ऑफ थंब है, जो कि हमने कभी भी बिजनेस में नहीं करना चाहिए। हमने कौन सा अप्रोच अपनाना चाहिए, हमने साइंटिफिक अप्रोच अपनाना चाहिए, मतलब कि लॉजिकल थिंकिंग अपनानी चाहिए। कोई भी देखो, बिजनेस में बहुत छोटे से लेके बहुत सारे बड़े काम होते हैं, मतलब कि हर एक कामों में हमने कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक मेथड ही हमको बताता है कि विच इज द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, है ना। कि मतलब जब हम साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं तो बाय डूइंग दैट एनालिसिस हमको पता चल जाता है कि ये बेस्ट वे है या ये बेस्ट वे। ऑफ कोर्स बेस्ट वे कौन सा होगा, जहां पे टाइम कम लग रहा है, जहां पे वेस्टेज कम लग रहा है, जहां पे ज्यादा एफिशिएंटली काम हो रहा है, तो हमको अवॉइड करना चाहिए ट्रायल एंड एरर मेथड, और हमको साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू डिसीजन लेना चाहिए। देखो इन्होंने एग्जांपल दिया है कि चाहे आप स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम या स्टैंडर्ड आउटपुट ढूंढ रहे हो, वो मैनेजर ने डिसाइड करना चाहिए, और वो मैनेजर ने कैसे डिसाइड करना चाहिए, बाय यूजिंग साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी एंड विल रिजल्ट इनटू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर आप ये चीज करोगे, इससे आपका टाइम बचेगा, इससे आपका एनर्जी बचेगा, और जो आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो वही आउटपुट आएगा। अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयरन शीट इनटू अ बॉक्स कार विल बी साइंटिफिकली प्लान। वो बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातों की बात नहीं कर रहा मैं, कि बड़ी बातें करने के लिए आपको साइंटिफिक अप्रोच चूज करना है, बिल्कुल भी नहीं। इधर आपको छोटी चीज करने के लिए भी आपको साइंटिफिक अप्रोच से ही जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा 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 वेस्टेज बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा थोड़ा मिलके ज्यादा वेस्टेज बचा सकता है। ओके, नाउ सेकंड वन इज, अब इससे आगे वाले जो प्रिंसिपल है वो छोटे छोटे हैं और क्रिस्टल क्लियर है, आपके बुक में ही जैसे दिए गए हैं। नाउ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अभी इन दोनों वर्ड का मतलब पहले तो समझो। हार्मनी मतलब शांति, और डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़ा। तो उन्होंने बोला हमेशा हमने बिजनेस में क्या रखना चाहिए, हार्मनी, शांति रखना चाहिए, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अभी देखो लड़ाई झगड़ा किसके बीच में होता है, तो कभी भी याद रखना, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स में लोग बटे रहते हैं। एक मैनेजमेंट का ग्रुप होता है और एक इंप्लॉई का ग्रुप होता है, और हमेशा जो मैनेजमेंट और इंप्लॉई है वो एक दूसरे की दुश्मन की तरह काम, मतलब दुश्मन की तरह एक दूसरे को देखती है। इंप्लॉई हर वक्त सोचता है कि यार ये मैनेजर मुझे हमेशा कामों से ओवरलोड करके रखता है,
और हर मैनेजमेंट ये सोचता है कि यार ये एम्प्लॉय जो है वो किसी काम का ही नहीं है, कभी काम करता ही नहीं टाइम पे, तो हमेशा इन दोनों ग्रुप में भीड़ लगती रहती है, मतलब हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो इस लड़ाई से क्या होता है कि हम अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो भूल जाते हैं और हमारे जो लड़ाई झगड़ा है वही फोकस में होते रहते हैं। तो ऐसा बोला हुआ है कि आप अपने बिजनेस में मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट रखो एक दूसरे से, और अगर आप परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रखोगे इन दोनों ग्रुप में तो इससे हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और जो आप अचीव करना चाहते हो वो चीज को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉइज ऑल्सो। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा एम्प्लॉय के टूवर्ड्स अच्छा बिहेव करना चाहिए, एम्प्लॉइज ने मैनेजमेंट के टूवर्ड्स अच्छा बिहेव करना चाहिए। इससे क्या आएगी, ऑर्गेनाइजेशन में खुशहाली आएगी। तो नो लड़ाई झगड़ा, ओनली शांति। नाउ थर्ड वन इज मेंटल रेवोल्यूशन। अब जैसे मैंने बोला ये दोनों ग्रुप हमेशा एक दूसरे के बारे में क्या सोचते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं। ये मुझसे ऐसे करवाता है, ये मुझसे ऐसे करवाता है। तो इनकी जो थिंकिंग है ना ये बहुत नेगेटिव थिंकिंग है एक दूसरे के टूवर्ड्स। तो ऊपर तो बोला है कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बट इस वाले पॉइंट में बोला है कि आपको थिंकिंग भी चेंज करनी है एक दूसरे के टूवर्ड्स। अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं भी कर रहे हो तो बट अगर आपकी थिंकिंग वही है कि ये मेरा दुश्मन है तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे एक दूसरे के प्रति। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग का मेंटल रेवोल्यूशन करो। अभी मेंटल रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे रेवोल्यूशन मतलब क्या, बहुत बड़ा चेंज। तो आप जो मेंटली सोचते हो उसको चेंज करो एक दूसरे के टूवर्ड्स। सो एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर शुड बी चेंज। बोथ शुड रियलाइज, दोनों ने ये चीज रियलाइज करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट नहीं रहा तो भी काम नहीं हो पाएगा, एम्प्लॉय नहीं रहा तो भी काम नहीं हो पाएगा। इन दोनों ने फुल कॉर्पोरेशन से जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना चाहिए और प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहिए। बिकॉज अगर मैनेजमेंट काम करना बंद कर देगा तो एम्प्लॉइज के पास सैलरी नहीं आएगी, और एम्प्लॉय काम करना बंद कर देगा तो मैनेजमेंट के पास आउटपुट नहीं आएगा बिजनेस से। तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों को अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, ये पॉइंट में ऐसा बोला हुआ है। नाउ नेक्स्ट वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में बोला हुआ है, जैसे नाम बोल रहा है कि हमने हमेशा एज अ टीम काम करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे को। अगर हेल्प लग रही है तो उधर पहले टीम वर्क में काम करना चाहिए और अकेलेपन में नहीं, जैसे एम्प्लॉय भाई भाई और एम्प्लॉय मैनेजमेंट दुश्मन दुश्मन, बिल्कुल भी नहीं। टीम वर्क होता है। जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम वर्क फोर्स की बात करते हैं और वर्क फोर्स में एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट आते हैं, टीम में एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट आते हैं। तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कोऑपरेशन। सो ट्रस्ट होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए। इंटरनल कंपटीशन विल टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसीडर सजेशन। नाउ अब ये कैसे हो सकता है, कोऑपरेशन कैसे हो सकता है, तो इन्होंने बोला है कि जब भी मैनेजमेंट कोई काम करता है तो वो उसने किससे सजेशन लेना चाहिए, एम्प्लॉय से सजेशन लेना चाहिए। देखो घर में जब कुछ होने वाला होता है तो अगर आपके मॉम डैड या आपका जो स्ट्रीम है कॉमर्स या साइंस है ना, वो अगर आपने अपने मम्मी पापा के डिसीजन से चूज किया हो तो क्या आपका इतना दिल लगता है, इतना मन लगता है? ऑफ कोर्स नहीं। कोई भी डिसीजन जो आप पे थोपा जाए जानबूझ के विदाउट टेकिंग योर सजेशन तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे ही बिजनेस में होता है कि अगर एम्प्लॉय को वो काम दिया जाए जो उनसे सजेशन लिए बिना किया गया हो तो शायद एम्प्लॉय उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो एम्प्लॉय को हमेशा इंटीग्रल पार्ट समझना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय शुड रेजिस्ट देमसेल्फ फ्रॉम गोइंग स्ट्राइक एंड मेकिंग अननेसेसरी डिमांड। और ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ही हर वक्त बुरे काम करते, तो एम्प्लॉय भी ने भी ये समझना चाहिए कि आपने हमेशा स्ट्राइक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक पे आप गए तो फिर आउटपुट कम हो जाएगा, बिजनेस डूब सकता है, बिजनेस का प्रोडक्शन नहीं होगा। दे शुड ट्रीट ईच अदर एज अ टू पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के हमेशा ये दोनों जो पिलर होते हैं एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट होते हैं। तो एक पिलर टूटा तो दोनों टूट गए, है ना। तो ऐसा वाला सिचुएशन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसीलिए उन्होंने कोऑपरेशन में वर्क करना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म में। ओके, नाउ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको क्या दिया हुआ है कि जब भी हम जैसे हमने डिवीजन ऑफ वर्क देखा था इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वैसे ही डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप है, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। तो ये ग्रुप के पास होना चाहिए प्लानिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरे ग्रुप में होना चाहिए एग्जीक्यूशन का पावर या एग्जीक्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये ग्रुप कौन सी होगी? ऑफ कोर्स प्लानिंग का डिसीजन किसके हाथ में होना चाहिए? मैनेजमेंट। और एग्जीक्यूशन का किसके हाथ में होना चाहिए? एम्प्लॉय में। तो ना जो दो ग्रुप है उन्होंने सबसे पहले अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर लेनी चाहिए? बांट लेनी चाहिए, और वो प्रॉपर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। सो जो टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, बेसिकली जो मैनेजमेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने फोकस करना चाहिए प्लानिंग पे, और जो अपने नीचे वाले एम्प्लॉय लोग हैं, है ना, एम्प्लॉय भाई हैं, उन्होंने काम करना चाहिए एग्जीक्यूशन लेवल पे। प्लानिंग का काम ज्यादा टफ होता है, ज्यादा सोचने वाला होता है, ज्यादा स्किल्ड पीपल लगते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग लगते हैं, इसीलिए उनको वो वाला काम किसको होना चाहिए? मैनेजमेंट लेवल को, दैट इज टॉप एंड मिडिल लेवल को। और जो एग्जीक्यूशन का काम, जो काम का होता है, फिजिकल वर्क होता है, वो एम्प्लॉय को सौंपना चाहिए। तो मैनेजर ने हमेशा हेल्प करनी चाहिए एम्प्लॉय की, इंकरेज करना चाहिए, गाइड करना चाहिए एम्प्लॉय को। क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग की है ना, तो प्लानिंग आपने क्या सोच के की है, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपने एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रॉपर डिस्पर्स करना चाहिए एट एम्प्लॉय लेवल, कि ये प्लानिंग ऐसे ऐसे हमको एग्जीक्यूट करना है। विदाउट गाइडेंस ये चीज पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो आपको एग्जीक्यूशन के लिए भी क्या लगने वाला है? इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। सो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉय। नाउ नेक्स्ट वन इज 6th, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर अ ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। अभी इस पॉइंट में क्या बोला हुआ है कि जब भी हम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो होने चाहिए हमेशा स्किलफुल एंड हमेशा उनके पास कैपेबिलिटी रहनी चाहिए टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये नहीं कि वो अनस्किल्ड पीपल होने चाहिए या उनके पास वो नॉलेज है ही नहीं। हमेशा हमने प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग लग रहा है वो हमने प्रॉपर देनी चाहिए। वरना क्या होगा? हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो सब स्टैंडर्ड बनेगा। सब स्टैंडर्ड मतलब खराब बनेगा। अगर आपने देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब नए इंप्लॉइज जाते हैं ना, तो उनको सबसे पहले क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप भी फ्यूचर में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जाओगे तो फर्स्ट स्टेप विल बी योर ट्रेनिंग। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना तो आपको ट्रेनिंग में रखेंगे, फिर कहीं जाके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपेंगे। तो ट्रेनिंग से हेल्प क्या होता है? आपका स्किल, आपकी कैपेबिलिटी, आपका काम करने का, आपका सोचने का तरीका अच्छा हो जाता है, और अल्टीमेटली योर ऑर्गेनाइजेशन गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। सो इट अल्टीमेटली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ईच एम्प्लॉय शुड गिव प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। और दूसरी, अगर हम आई व्यू से सोचे तो इससे क्या होता है? एम्प्लॉय भी खुश होता है, क्योंकि इससे एम्प्लॉय की खुद की स्किल बढ़ती है, बाहर उसका ज्यादा इज्जत होता है कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिला है, उसको ज्यादा काम आता है। तो इससे अल्टीमेटली होल ऑर्गेनाइजेशन देखे तो मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी आती है, खुशहाली आती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये 6 पॉइंट है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन, cooperation not individualism, division of responsibility and development of employer and employee for greater efficiency and maximum prosperity। तो ये 6 पक्का पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। एक बार आपको समझ गया, आई डोंट थिंक सो आपको लिखने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हमेशा हमने राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए एग्जाम में, तो फ्रॉम इंसेप्शन ओनली यू शुड प्रैक्टिस बाय नोट मेकिंग। जितना नोट मेकिंग, जितना राइटिंग प्रैक्टिस आप करोगे, जितना नोट मेकिंग आप करोगे, उतना अच्छा पढ़ाई होगा। सो इस करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एसजीसीए के लेक्चर्स 2 तरीकों से चलते हैं। एक यूट्यूब सीरीज जैसे आप हमें अभी देख रहे हो, और दूसरा हमारे खुद के प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलते हैं, जहां पे आपको ये सारे टीचर्स आके उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और ये जीमीट पे होता है, लाइव सेशन होता है, इंटरेक्शन एट अ बेस्ट लेवल होता है। और अगर आपके कुछ लेक्चर मिस भी हो जाते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो आपको प्रीमियम बैच ज्वाइन करने पे मिलेंगे। एसजीसीए आपको ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और अगर आप इनमें से कोई भी कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड है तो आप हमें ये दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ओके, सो आगे का पॉइंट कवर करते हैं, जो कि है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो पिछले पॉइंट में, पिछले टॉपिक में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि क्या उसूल है साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए, है ना।
कि आपको साइंस फॉलो करना पड़ेगा एंड नॉट रूल ऑफ थंब, आपको हार्मनी रखनी पड़ेगी, नॉट डिस्कॉर्ड एंड सो ऑन। नाउ इसमें हम देखेंगे कि आपको बार बार FW टेलर बोल रहे हैं कि आपको साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करना है। तो क्वेश्चन आ रहा होगा बेसिकली व्हाट इज साइंटिफिक अप्रोच, ये है क्या, हम इस अप्रोच को किस टेक्निक को फॉलो करते हुए इस अप्रोच को सक्सेसफुली स्टैब्लिश कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखो इन्होंने सबसे पहले वर्क स्टडी बोला हुआ है कि जब भी आप साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हो तो सबसे पहला काम, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, वर्क स्टडी से होना चाहिए। मतलब कि आप जब अपने वर्कफोर्स को जॉब असाइन करोगे, जैसे बड़े से लेके छोटे जॉब होते हैं, तो उसका प्रॉपर अवेलेबल वर्कफोर्स को प्रॉपर वर्क स्टडी के साथ आपने वो असाइन करना चाहिए। वर्क स्टडी हम किस लिए करते हैं, क्योंकि जैसे साइंटिफिक मेथड क्या लाता है, एक ऑर्गेनाइज वे लाता है, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट के थ्रू हम कुछ वर्क कर पाते हैं। तो वर्क स्टडी करने से यही सारी चीजें स्टैब्लिश होती है कि हम ऑर्गेनाइज वे से, सिस्टमैटिक वे से, क्रिटिकल असेसमेंट वे के थ्रू से हम सारी एक्टिविटीज एंड फंक्शंस करते हैं। तो वर्क स्टडी जो है वो बहुत सारे टेक्निक से होता है, जैसे टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी। तो इन सारे स्टडीज को समझेंगे। तो सबसे पहला वर्क स्टडी है कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले टाइम स्टडी करना चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच है ये ऑफकोर्स, क्योंकि ये टेक्निक और साइंटिफिक मैनेजमेंट में आया है। तो टाइम स्टडी क्या बोलता है कि आप जब भी अपने इंप्लॉइज को काम सौंपोगे तो उस इंप्लॉइज को काम सौंपने से पहले उसने कितना टाइम लेना चाहिए उस काम को करने के लिए, उस एक्टिविटी को या उस जॉब को करने के लिए, वो टाइम आपने पहले ही फिक्स करना चाहिए। और वो टाइम कैसे फिक्स होना चाहिए, टाइम स्टडी करके। अब ये टाइम स्टडी क्या होता है, तो आपको ना वेरियस एक्टिविटी, जैसे बहुत सारे इंप्लॉय के साथ बहुत सारे इंप्लॉय को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और एक एवरेज निकालना पड़ेगा। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, बट ये टाइम स्टडी में मैंने डिटेल में आपको बता रही हूं कि टाइम स्टडी में होता क्या है। आप अपने वर्कर्स, जिसको आपने सेम जॉब असाइन किया है, उन वर्कर्स को आप ऑब्जर्व करते हो और ऑब्जर्वेशन के साथ आप ये नोट करते हो कि उनको कितना टाइम लग रहा है वो सेम जॉब करने में। अगर 10 में से 7 लोगों को सेम काम करने में 10 मिनट्स लग रहे हैं, तो उस काम के लिए जो 10 मिनट्स है वो एप्रोप्रिएट टाइम है काम करने के लिए। तो आप जब 11th वर्कर को ये काम सौंपोगे तो बोलोगे ये काम कितने मिनट में होना चाहिए, 10 मिनट्स में होना चाहिए। अभी देखो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। हमको FW टेलर ने बोला है कि आपने साइंटिफिक मेथड को यूज करना चाहिए, आपने रूल ऑफ थंब को यूज नहीं करना चाहिए। आपने कुछ भी टाइम अलॉट करने से बेटर आप टाइम स्टडी फॉलो करो। टाइम स्टडी से जो भी स्टैंडर्ड टाइम निकलता है, दैट इज हमारे लिए इधर 10 मिनट है, वो आप अपने वर्कर को बोल सकते हो कि ये हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम है और इस स्टैंडर्ड टाइम जो हमने फिक्स किया है उस स्टैंडर्ड टाइम में आपका काम होना चाहिए। सो देखो क्या लिखा हुआ इसमें। सो इट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी। The precise time required for each element of work is determined। जब आप प्रॉपर टाइम स्टडी करते हो by observing and recording the time taken by employee, तो आपको प्रॉपर टाइम का अंदाजा लगता है। फिर आप क्या पता लगा पाते हो कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है उस पर्टिकुलर टास्क का करने का। एंड देन इट इज यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। जो टाइम स्टडी है अल्टीमेटली फिर एफिशिएंसी बढ़ाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज टाइम पे काम होता है, विदाउट वेस्टेज काम होता है। एंड इसलिए भी यूज होता है ताकि कोई ऐसा इंसान तो नहीं है ना, कोई ऐसा वर्कर तो नहीं है कि टाइम से ज्यादा टाइम ले रहा है, स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम ले रहा है। अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसको तुरंत टोको कि यार तुमने तो 15 मिनट्स ले लिया इधर काम करने के लिए, हमारा जो कॉस्ट ऑफ वर्क है वो बढ़ जा रहा है, इसीलिए आप प्रॉपर 10 मिनट्स में काम करो। तो स्टैंडर्ड टाइम या टाइम स्टडी इस चीज के लिए काम आता है। नाउ नेक्स्ट वन इज मेथड स्टडी। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे, जैसे कि आप बहुत सारे काम करते हो, एक्टिविटी करते हो, हर एक एक्टिविटी करने के लिए अलग अलग मेथड होता है और हर एक अलग अलग मेथड में एक बेस्ट मेथड निकलता है। तो मेथड स्टडी में यही बोला हुआ है कि जब आप मेथड स्टडी करोगे वेरियस एक्टिविटी का, तो हर एक एक्टिविटी का करने का क्या बेस्ट मेथड है वो पता लगाओ ऑब्जर्वेशन से, मतलब ऑब्जर्वेशन से नहीं एक्सपेरिमेंट से, और वही बेस्ट मेथड को लागू करो करने को। तो उससे क्या होगा, अगेन ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है,
इफेक्टिवनेस है वो बढ़ेगा. सो देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस. आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट but challenging task for a manager. It help in reducing the wastage of time, raw material and improving the utility of all resources as per predefined objectives. It helpful in determining the method and handling the raw material and transportation, inspection, storage. तो ये बोल रहा है इससे क्या होगा, आपका अल्टीमेटली जो वेस्टेज है वो कम होगा, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम होगा, आपकी यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगी बिकॉज आपने बेस्ट मेथड यूज कर रहे हो हर एक एक्टिविटी करने के लिए. इसीलिए नाउ नेक्स्ट वन, मोशन स्टडी. अब मोशन स्टडी क्या बोलता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई काम देते हैं तो उस काम को करने के लिए इंप्लॉइज की बहुत सारी हलचल होती है. तो उस हलचल में जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंप्लॉई काम कर रहा है तो एक इंप्लॉई टूल लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह से उठता है, फिर वही इंप्लॉई खाना खाने के लिए जाता है, फिर वही इंप्लॉई थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए अपने कलीग के पास जाता है. तो वो बोलता है जब हमने एक पर्टिकुलर टास्क दिया तो उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में जो इंप्लॉई का मूवमेंट है वो ऑब्जर्व करो. ठीक है, इंप्लॉई हो या मशीन हो वो ऑब्जर्व करो, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज फिजिकल रिसोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो दोनों की जो मूवमेंट है फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क ऑब्जर्व करो और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और उस मोशन में से, उस मूवमेंट में से जो अननेसेसरी मोशंस है, मूवमेंट है, उसको एलिमिनेट करो और फाइंड करो वो बेस्ट मेथड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. कहने का मतलब है जब आप अननेसेसरी मोशंस को उसमें से निकाल दोगे उस पर्टिकुलर जॉब करने को, तो एक बेस्ट पर्टिकुलर टाइम निकलेगा या मेथड निकलेगा काम करने के लिए. तो हर वक्त आपने ऐसा सोचना चाहिए. इट इंप्रूव एफिशिएंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉय, मोशन टेक्निक. और क्या होगा जब एम्प्लॉय कम मोशन करेगा, कम मूवमेंट करेगा, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय कम थकेगा. जब कम थकेगा तो अपने आप उसकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगी. सो मोशन टेक्निक इज यूज्ड टू नो वेदर सम एलिमेंट ऑफ जॉब कैन बी एलिमिनेटेड और देयर सीक्वेंस कैन बी चेंज फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क. तो इससे ये अल्टीमेटली पता चलता है कि कौन सा फ्लो होना चाहिए, कौन सा स्मूथ फ्लो है, अननेसेसरी मूवमेंट तो नहीं है जो हो रहा है. अगर हो रहा है तो उसको एलिमिनेट करो और फिर जॉब को फिक्स करो कि इतने मोशन करके ही हमारा काम होना चाहिए. ओके, नाउ फैटिग स्टडी. अब फैटिग स्टडी क्या बोलता है, जब इंसान ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो ह्यूमन रिसोर्स है, थक जाता है काम करते करते. 24/7 हम उसको नहीं चालू रख सकते. तो आप ह्यूमन बीइंग को या इंप्लॉय जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके साथ ऑब्जर्व करो कि वो कब थकने लगते हैं. जब भी एक इंप्लॉय थकने लगता है तो उसको ब्रेक दो. जब आप ब्रेक देते हो तो वो रिवाइव होता है, वो रिचार्ज होता है नेक्स्ट काम करने के लिए. तो हमेशा हमने ऑर्गेनाइजेशन में फैटिग स्टडी करना चाहिए बिकॉज फैटिग स्टडी से हमको ये समझ में आता है कि एक नॉर्मल इंसान एक टाइम के बाद कब थकता है, उसको ब्रेक दो एंड देन अगेन उसको काम करने के लिए बोलो. तो जैसे आपने देखा है ना कि हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में लंच ब्रेक होता है, फिर टी ब्रेक होता है, फिर बहुत सारे एमएनसीज में ऐसे गैप्स के थ्रू काम करवाए जाते हैं ताकि उनका जो माइंड रहे वो फ्रेश रहे. तो यही सारी चीजें दी गई है कि वर्किंग जनरली द लॉन्ग वर्किंग आवर विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, टारगेट प्रेशर, हेवी वर्किंग पूल एंड पुअर वर्किंग कंडीशन रिजल्ट इनटू फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर. जिससे होता क्या है, ह्यूमन बीइंग में फैटिग आती है. फैटिग मतलब थकावट आती है. It is adverse effect on the health and efficiency of employee. The study of fatigue and step to reduce the level of fatigue is very important to maintain the operational efficiency of the employee. तो वो बोल रहे हैं कि हमेशा आपने ये fatigue study करना चाहिए कि ताकि employees के अंदर ये जो थकावट है वो कम से कम रहे और उनका जो ऑपरेशनल काम करने का जो एफिशिएंसी लेवल है वो अप टू दी मार्क रहे, बढ़ा रहे. तो ये आपको फैटिग स्टडी प्रॉपर करके उनको टाइम टू टाइम ब्रेक देना चाहिए. नाउ नेक्स्ट जो वर्क स्टडी का सारा पॉइंट हो गया. अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट है. अब छोटे छोटे पार्ट आएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करेंगे. नाउ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट. सो इस पॉइंट में क्या बोला हुआ है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज करते हो तो वो जो टूल एंड इक्विपमेंट है वो स्टैंडर्डाइज रहने चाहिए. मतलब कहने का मतलब है एक ही तरीके से रहने चाहिए. ये नहीं आप कभी डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, कभी आप डिफरेंट टाइप के, एक्टिविटी वो सेम कर रहा है
बट जो टूल है वो डिफरेंट है। तो क्या होता है, जो एम्प्लॉई है उसको वो समझने में, उसको वो करने में, काम करने में ज्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज वो जिस टूल से वो पहले काम कर रहा था उसी सेम टूल से वो काम नहीं कर रहा अभी। तो इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन रखो, चाहे वो टूल हो चाहे वो इक्विपमेंट है। विद रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट वर्क प्लेस, टेलर एडवोकेट, टेलर बोलता है कि देयर शुड बी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन वर्किंग एनवायरनमेंट एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस स्पॉइलेज, जिससे कि क्या होगा, कम से कम वेस्टेज होगा रिसोर्सेज से। ऑफ कोर्स अगर आप डिफरेंट टूल यूज कर रहे हो, है ना, पहले आप ये करते थे, दूसरा आप अब दूसरा करने लग गए हो, तो उससे वेस्टेज होने के चांसेस है। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन टूल रखो जो आप पहले रखते थे, या प्रॉपर ट्रेनिंग दो, तो वेस्टेज कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, फैटिग अमंग दी वर्कर्स वो भी इंप्रूव हो जाएगा ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, क्योंकि उनको पता है ये वाला टूल कैसे चलाना है। अगर आप दूसरा टूल एंड इक्विपमेंट देते रहोगे तो हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैटिग, ये सारी चीजें बढ़ जाए। नाउ थर्ड वन इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग। अब साइंटिफिक टास्क सेटिंग में ये है कि जब भी आप एक इंप्लॉय का डे टारगेट सेट कर रहे हो, दिन का टारगेट सेट कर रहे हो, तो हर वक्त फेयर डे वर्क होना चाहिए, है ना। फेयर डे वर्क मतलब आप उसे कितना भी टारगेट देके उससे कितना भी काम नहीं करवा सकते, करवा भी लो, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो शायद क्वालिटी आउटपुट नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स एम्प्लॉय थक जाएगा, वो एक टाइम के बाद इतना थक जाएगा कि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपने हमेशा एक साइंटिफिक टास्क सेटिंग करना चाहिए, उसके एफिशिएंसी के हिसाब से, उसके कैपेसिटी के हिसाब से आपने एम्प्लॉय को काम देना चाहिए। By using this technique, employee will complete the task according to the standard. अगर आप उसे फेयर डे वर्क दोगे तो उसको पता है दिन के स्टार्टिंग में कि मुझे कितना टारगेट कंप्लीट करना है, अकॉर्डिंग टू दैट वो काम कंप्लीट करेगा, जिससे कि वो प्रॉपर कंट्रोल रखेगा और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स भी होगा। मतलब कि सारे इंडिविजुअल उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से दूसरा इंडिविजुअल काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल पे ज्यादा प्रेशर आएगा, किसी इंडिविजुअल पे कम प्रेशर आएगा। एवरीवन विल हैव अ इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, एंड वो अपना जब टारगेट सेट कर लेगा तो शायद एफिशिएंसी लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और ये इससे एक और चीज हेल्प होगा कि अगर इंप्लॉय की कैपेसिटी 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की है, तो फेयर डे अगर आपने 8 यूनिट रखा तो 2 यूनिट आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो। तो जब आप टास्क सेट कर दोगे तो शायद ये डेफिशिएंसी होने से बच सकते हो, क्योंकि यू नो इन स्टार्टिंग में आपको पता है कि फेयर डे वर्क कितना होना चाहिए, इससे कम हुआ तो चलेगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि आप ऐसे काम देने से बच जाओगे जो सामने वाले इंप्लॉय की कैपेसिटी से कम है। ओके, नाउ फोर्थ वन इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जब भी आप किसी जॉब के लिए इंप्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हो तो उस इंप्लॉय को सेलेक्ट करो जो राइट पर्सन है उस राइट जॉब पे। और ये कैसे सेलेक्ट कर पाओगे? बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर। इट नीड टू फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर दी रिक्वायरमेंट। मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप इंप्लॉय को सेलेक्ट करो। उस इंप्लॉय के पास देखो कि क्या उस जॉब को करने के लिए प्रॉपर स्किल है कि नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग है कि नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये सब नहीं देखा तो शायद आपके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी नहीं होगी। इंप्लॉइज आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू दी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड इन अ इम्पार्शियल वे। विदाउट पार्शियलिटी वो इंप्लॉय काम कर सकता है कि नहीं काम कर सकता है इस पर्टिकुलर जॉब को, ये देख के ही इंप्लॉय का सिलेक्शन होना चाहिए। आफ्टर सिलेक्शन मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड दी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। ठीक है, तो आफ्टर सिलेक्शन क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग होना चाहिए ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना 2 मेन तरीके के काम होते हैं। एक प्लानिंग लेवल पे मेन काम होता है और दूसरा इंप्लीमेंटेशन पे काम होता है। तो वो बोल रहे हैं कि जब भी आप इंप्लॉइज को काम देते हो तो 2 कैटेगरी में इंप्लॉइज को डिवाइड करो, 2 फंक्शंस में डिवाइड करो। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड करो। कुछ इंप्लॉइज ऐसे होते हैं जो प्लानिंग लेवल पे रहने चाहिए और कुछ इंप्लॉइज ऐसे हैं जो इंप्लीमेंटेशन लेवल पे होने चाहिए। मेन आपको 8 तरीके के टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉय दिए हैं। 4 इन प्लानिंग लेवल एंड 4 इन इंप्लीमेंटेशन लेवल। हर एक का काम अलग अलग रहेगा।
देखो जैसे कि इधर बोला हुआ है, तो पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं। इन दिस कंसेप्ट ऑफ टेलर प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम, मतलब कि प्लानिंग को सेपरेट किया है इंप्लीमेंटेशन को, जैसे आप देख रहे हो। दैट मीन्स प्लानिंग डन बाय डिफरेंट पीपल, एक्चुअल वर्क डन इज सुपरवाइज डिफरेंट पीपल। मतलब प्लानिंग जो है वो दूसरों लोगों से किया जाएगा और जो एक्चुअल वर्क है वो दूसरे कैटेगरी वाले लोगों से किया जाएगा। दस एवरी वर्कर विल सुपरवाइज बाय टू डिफरेंट सेट ऑफ सुपरवाइजर। ही रिकमेंड टोटल 8 फोरमैन टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन। फोरमैन मतलब सुपरवाइजर। वो बोलते हैं कि प्लानिंग वाले जो वर्कर्स रहेंगे वो प्लानिंग लेवल वाले सुपरवाइज से कंट्रोल होंगे, और जो इंप्लीमेंटेशन के उसमें वर्कर्स रहेंगे वो इंप्लीमेंटेशन लेवल पे जो सुपरवाइजर रहेंगे वो उनसे सुपरवाइज होंगे। सो दे आर कैटेगराइज एज फॉलोज। टोटल 8 तरीके के फोरमैन होंगे, 4 प्लानिंग लेवल पे और 4 इंप्लीमेंटेशन लेवल पे। तो देखो उन 4 का काम क्या है प्लानिंग लेवल पे पहले देख लेते हैं। रूट क्लर्क क्या काम करेगा कि कैसे वर्क एक मशीन से दूसरे मशीन पे जाना चाहिए, रूट क्लर्क का वो काम रहेगा। इंस्ट्रक्शन क्लर्क का क्या काम रहेगा कि इंस्ट्रक्शंस देना कि काम को कैसे कंप्लीट करना है। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या रहेगा कि हर एक काम को करने के लिए कितना टाइम और कितना कॉस्ट लगना चाहिए, ये डिसाइड करने का काम प्लानिंग लेवल के 3rd कैटेगरी के सुपरवाइजर के पास रहना चाहिए। डिसिप्लिन में ये है कि ये 4th टाइप का प्लानिंग लेवल सुपरवाइजर है जो डिसाइड करेगा कि फैक्ट्री के रूल्स क्या होने चाहिए। ओके, ये समझ में आ गया। नाउ इंप्लीमेंटेशन लेवल पे जो गैंग बॉस रहेगा वो देखेगा कि क्या एक्चुअली काम हो रहा है कि नहीं। अब ये इंप्लीमेंटेशन लेवल पे है। इंप्लीमेंटेशन लेवल पे मतलब जहां पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, जहां पे एक्चुअली वर्क डन हो रहा है। तो सबसे पहले गैंग बॉस ये देखेगा कि क्या काम हो रहा है कि नहीं। फिर स्पीड बॉस देखेगा कि क्या उस स्पीड से काम हो रहा है कि नहीं जो हमने स्पेसिफाइड किया था ऊपर, जो टाइम में हमने स्पेसिफाइड। रिपेयर बॉस ये देखेगा कि क्या सारे मशीन्स प्रॉपर हैंडल कर रहे हैं या प्रॉपर उनका रिपेयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि मेंटेनेंस की तो नहीं जरूरत है, सर्विस की तो नहीं जरूरत है। इंस्पेक्टर क्या करेगा, वो इंश्योर करेगा कि प्रॉपर वर्क डन एज पर स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड हो रहा है कि नहीं। जो हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, अपने कुछ क्वालिटी चेक बनाए हैं कि क्या इतने केजी का है, इतने वेट का है, इतने मेजर का है, इतना साइज है कि नहीं, इतना डायमेंशंस है कि नहीं। तो ये सारे एंगल से जो आउटपुट इन सारे फोरमैन के थ्रू निकला है, तो फाइनल चेक इंस्पेक्टर के पास रहेगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड है आउटपुट का वो फुलफिल किया कि नहीं, वो इंस्पेक्ट करने का काम इंस्पेक्टर का रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू द टेलर, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डिवीजन ऑफ ऑल एक्टिविटी इनटू प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट कैन डेफिनेटली अचीव रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो बोल रहे हैं टेलर कि अगर आप इस तरह से फोरमैन को डिवाइड करते हो तो शायद आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होने के चांसेस है डेफिनेटली। नाउ 6th वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। अब ये क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक टेलर का टेक्निक है जहां पे वो बोलते हैं कि आपको अब पता चल चुका है आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए, जो कि हमने डिसाइड किया था 10 मिनट 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए काफी है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। अब अगर इंप्लॉई 10 मिनट से ज्यादा टाइम लेता है तो उसको डालो इनएफिशिएंट कैटेगरी में, उसको डालो इनएफिशिएंट कैटेगरी में। अगर आपका इंप्लॉय 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लेता है तो उसको बोलो एफिशिएंट की कैटेगरी में। तो अगर आप इस तरह से डिवाइड करके इंप्लॉइज को वेज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो शायद आपका जो एफिशिएंसी लेवल है वो बढ़ने के चांसेस है। अब शायद को पक्का में मैं कैसे आपको लाती हूं, देखो जो इंप्लॉई इनएफिशिएंट रहेंगे, मतलब 10 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं, अब वो बोलेंगे यार मुझे जितना मिल रहा है उससे कई ज्यादा एफिशिएंट को मिल रहा है, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था और स्टैंडर्ड रेट हमको बोला गया कि आपको हर यूनिट पे आपको ₹10 मिलेगा। अगर आप 10 मिनट पर यूनिट बनाते हो तो कितना मिलेगा, ₹100। लेकिन अगर आपने 10 मिनट से ज्यादा टाइम लिया तो ईच यूनिट आपको मिलेगा ₹80। और एफिशिएंट को बोला कि अगर आप 10 मिनट से कम टाइम लोगे तो आपको ईच यूनिट ₹120 मिलेगा। मतलब ये क्या किया गया
डिफरेंशियल रेट दिया गया जो डिफरेंट टाइम में काम खत्म कर रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड टाइम में तो आपको स्टैंडर्ड रेट दिया जाएगा, अगर आप स्टैंडर्ड टाइम से कम का टाइम लेते हो तो आपको हायर रेट दिया जाएगा, अगर आप स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम लेते हो तो आपको लोअर रेट दिया जाएगा। तो इसके लिए किस चीज के लिए होता है? टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको और मोटिवेशन मिले, और जो बुरा काम कर रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिले कि वो अच्छा काम करेंगे तो वो अच्छे वेजेस अर्न कर सकते हैं। So remuneration should be fixed in such a way that average worker is motivated to earn standard output. Standard output क्या था कि 10 मिनट्स में मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करना है। Taylor suggests differential piece based system. Higher rate are offered to employee who complete the work more than standard quality under this system. On other hand, if the employee is performing below standard, he should be given lower rate of wage. This technique motivates the employee to attain higher standard performance and earn wage, that is remuneration at a higher rate. अगर कम टाइम पे आपने स्टैंडर्ड वे में काम किया, स्टैंडर्ड आउटपुट दिया कम टाइम में, तो आपको हायर रेट से अवॉर्ड किया जाएगा, तो वर्षा अगर कम तो कम से। ओके, तो ये सारे टेक्निक थे जिससे कि आप साइंटिफिकली कामों को करवा सकते हो। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जो आप ऑर्गेनाइजेशन में स्टैब्लिश करके कामों को अच्छी तरह से विदाउट वेस्टेज कर सकते हो, गिवन बाय FW टेलर। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लेना, और अगर हो सकता है तो ये जो MCQs है वो सॉल्व कर लेना। उसमें कुछ डाउट, आई डोंट थिंक सो, हमने चैप्टर इतनी अच्छी तरह से पढ़ा है कि डाउट आने के चांसेस है। स्टिल अगर डाउट आया तो यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन के लिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ पसंद आता है, कुछ सजेशन देना है, तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। सो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमारे साथ और अच्छे से जुड़ सकते हैं, तो जरूर फॉलो करना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।